हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है हंटर हंटर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। तो इसलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर कि हमने वो पिछला सीक्वेंस देखा था, जहां पर कि विंग वॉल को तोड़ देता है और वॉल को इस तरह शैटर होते हुए देखकर गॉन और किलुआ हक्के बक्के रह जाते हैं। विंग उन्हें कहता है कि नैन की पावर हर इंसान में होती है, बट आज के समय में कुछ ही लोग हैं जो कि इसे यूज करना जानते हैं। और इस नैन को जागृत करने के लिए या फिर कहूँ एक्टिवेट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि इसे धीरे धीरे सीखा जाए और दूसरा ये है कि इसे फोर्स यानी कि जबरदस्ती करके एक्टिवेट किया जाए। जूसी ने पहले वाले तरीके का यूज किया है और वो 6 महीने से इसकी ट्रेनिंग कर रहा है। और 6 महीने सुनकर किलो के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि 6 महीने, हमारे पास तो सिर्फ 6 घंटे हैं यार, मे भी इसीलिए हमें शॉर्टकट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और ये सुनकर विंग बोलता है कि दूसरा रास्ता काफी खतरनाक है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया अभी कि वॉल का क्या हाल हुआ, तुम्हारी बॉडी का भी वैसा ही हाल हो सकता है। बट इस तरीके से मैं तुम्हारे माइक्रोफाइल्स में अपने ऑरा को डालकर उन्हें खोल दूंगा ताकि तुम्हारे ऑरा तुम्हारी बॉडी में फ्लो कर सके। बाय द वे, माइक्रोफाइल्स का यहाँ मतलब ये है कि बॉडी के अंदर के पोर्स या फिर कहूँ नोड्स जहाँ से कि ऑरा फ्लो करता है। और किलुआ विंग से पूछता है कि तुम तो हमें पहले सब नहीं बता रहे थे, तो अब क्यों बता रहे हो? और विंग उन्हें बताता है कि तुम 200 फ्लोर पर पहुंच चुके हो और जहां पर कि सभी को लगभग नैन टेक्निक्स आती हैं। और अगर तुम्हें वहां पर अपने आप को बचाना है तो एटलीस्ट तुम्हें 10 तो आना ही चाहिए। और यहाँ पर मैं 10 बोल रहा हूँ, याद रखना, TEN 10, और एक होता है रेन, REN रेन। सो कंफ्यूज मत होना, 10 वाला 10 जो है दैट्स वी कॉलिंग फॉर डिफेंस, ओके। और इसीलिए मैं तुम लोगों को 10 सिखा रहा हूँ ताकि तुम अपना डिफेंस कर सको एटलीस्ट, वरना तुम बड़ी आसानी से मारे जा सकते हो। और अब ये दोनों उस शॉर्टकट के रास्ते से नैन सीखने के लिए मान जाते हैं और विंग उनके पीछे जाता है और दोनों के पीठ पर हाथ रखता है और अपने ऑरा को एक्टिवेट करता है और उसे उन दोनों की बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों के शरीर में उनके ऑराज निकलने लगते हैं, अब जिसको कि ये दोनों भी देख पा रहे होते हैं क्योंकि इनकी आंखों के माइक्रोफाइल्स भी खुल चुके होते हैं। और अब इससे पहले कि पूरा ऑरा उनके शरीर से बाहर निकल जाता, विंग उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलता है और वो दोनों वैसा ही करते हैं और ऑरा को अपने शरीर के चारों तरफ कंट्रोल कर पाते हैं। गॉन और किलुआ दोनों ने ही ये सब बड़ी ही जल्दी सीख लिया होता है, जिससे कि विंग भी काफी इंप्रेस हो जाता है। और विंग के बोलने पर वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और अपने बॉडी के आसपास एक ऑरा को फ्लो करते हुए देख पाते हैं। बेसिकली इन दोनों ने जो एक्टिवेट किया होता है इसे हम लोग 10 बोलते हैं, यानी कि इस प्रोसेस में ये लोग अपने बॉडी के आसपास नैन की एक लेयर बना लेते हैं जो कि शील्ड की तरह काम करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग गॉन और किलुआ को हिसोका के सामने देख पाते हैं। हिसोका इन दोनों पर अपना नैन यूज करता है और ये दोनों इजीली अपने ऑरा के हेल्प से उसे डिफेंस करके आगे बढ़ पाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग हिसोका के पास पहुंच जाते हैं और हिसोका कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हो, और गॉन, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो, बट अभी तक तुम्हें सिर्फ 10 यूज़ करना आता है और तुम एक नूब हो या फिर कहूँ एक बेसिकली एक न्यूबी हो। बट अगर तुम इस फ्लोर पर आने वाले सारे मैचेस को जीत पाते हो देन तब मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और हिसोका इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हम 3 लोगों को देख पाते हैं जो कि गॉन और किलुआ पर नज़र रखे हुए थे और मुझे लगता है कि वो लोग न्यू कमर्स को अपना टारगेट बनाते हैं फाइट करने के लिए। गॉन और किलुआ रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ जाकर 200 फ्लोर पे रजिस्टर कर लेते हैं और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है यहाँ 200 फ्लोर पर उन्हें टोटल 10 फाइट्स जीतनी होती है और तभी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मान लो कि अगर वो 10 मैचेस को जीत जाता है देन वो 21 फ्लोर मास्टर्स में से किसी भी फ्लोर मास्टर को चैलेंज कर सकता है। अगर वो भी जीत जाता है देन वो उस फ्लोर का मास्टर बन जाएगा। और उसे आगे बताती है कि उसकी पहली फाइट के लिए उसके पास 90 डेज का टाइम है, यानी कि इस 90 डेज के टाइम में से वो किसी भी टाइम को चूज कर सकता है अपनी फाइट के लिए। और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें और भी कई सारी बातें बताती हैं, बट बाय द वे वो सारी इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं, सो लेट्स स्किप दैट। अब बेसिकली विंग ने उन्हें किसी भी फाइट के लिए मना किया था, बट गॉन अपनी टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए एक फाइट के लिए रजिस्टर कर देता है, जो कि उसकी एक बड़ी गलती थी क्योंकि गॉन से लड़ने के लिए उन 3 बंदों में से एक बंदा रजिस्टर कर देता है और गॉन भी बिना किसी झिझक के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। गॉन और किलुआ अपने रूम्स में चले जाते हैं, बट किलुआ अभी भी उसके मैच के बारे में सोच रहा होता है, बट गॉन को कोई भी चिंता नहीं होती है, वो तो रूम में मजे कर रहा होता है। अब रूम में लगा टीवी से हम देख पाते हैं कि गॉन और गिडो के फाइट दोपहर के 3 बजे होने वाली थी।
हाँ, उस रेड कोट वाले बंदे का नाम गिडो होता है। हम लोग फाइट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कि गिडो स्टेज पर आता है और हम जान पाते हैं कि उसका इस फ्लोर पर रिकॉर्ड क्या है, यानी कि अभी तक उसने 4 मैचेस जीते हैं और 1 हार गया है, यानी कि 4 विन्स एंड 1 लॉस। जिसके बाद कि हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि विंग ने गॉन को बताया होता है कि 10 सिर्फ डिफेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है और वो उन दोनों को याद दिलाता है कि उनका ऑफेंस अभी भी 0 सन्नाटा है, यानी कि उन्हें डिफेंस करना आता है, ऑफेंस करना नहीं। और इसीलिए विंग उन्हें चेतावनी देता है कि कोई भी अच्छा नैन यूज़र तुम्हारे 10 को तोड़ सकता है और तुम्हारे ऊपर एक काफ़ी खतरनाक अटैक कर सकता है। और इसीलिए उन दोनों को उसने 2 महीने तक एटलीस्ट फाइट करने से मना किया होता है ताकि तब तक वो लोग अपने ऑफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके। एंड नाउ कट टू द प्रेजेंट, हम लोग देख पाते हैं कि गॉन ने विंग की बात को चटनी बना के चाट लिया है, यानी कि उसने उसकी बातों को टोटली नज़रअंदाज किया है। और रेफरी के अनाउंस करने के बाद फाइट शुरू हो जाती है। गॉन अपना ऑरा को बाहर निकालता है एंड 10 यूज़ करता है और गिडो भी अपने सारे लट्टुओं को बाहर निकालता है और अपने नैन की हेल्प से उन्हें घुमाने लगता है। बाय द वे से लट्टू बोलते हैं या टॉप बोलते हैं, जो बोलना है बोल लो बाय द वे। और ऐसे कई सारे लट्टू उसके आसपास घूमने लगते हैं ताकि वो अपने अपोनेंट को कंफ्यूज कर सके कि अटैक कहाँ से होने वाला है। देन गॉन के चारों तरफ लट्टू घूम रहे होते हैं और एक अचानक से उसके बैक पर आके लगता है। गॉन खुद को संभाल लेता है और गिडो को एक हिट के लिए 1 पॉइंट रिवॉर्ड में मिलता है। गिडो एक्सप्लेन करता है कि वो अपने नैन को इस्तेमाल करके लट्टू को घुमा रहा है और उसके अटैक का पैटर्न इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो खुद भी नहीं जानता कि आखिरकार अटैक कहाँ से होने वाला है। वैसे तो गॉन भी लट्टू से बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, बट वो भी टेंशन में होता है क्योंकि उसके हर एक लट्टू का अटैक एक हथौड़े की तरह उसे लग रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में गॉन और गिडो के बीच की लड़ाई जारी रहती है और गॉन को गिडो के नैन टॉप्स यानी कि नैन के लट्टू की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गॉन का 10 भी धीरे धीरे अब कमजोर हो रहा था। अब हम विंग को देख पाते हैं जो कि जूसी के साथ बैठकर यही मैच देख रहा था और जूसी को समझा रहा था कि कैसे गिडो नैन का यूज करके अपने टॉप्स को कंट्रोल कर रहा है ताकि उनका घूमना ना रुके, और साथ ही साथ वो रैन का भी यूज कर रहा है उनकी पावर्स को बढ़ाने के लिए ताकि गॉन को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो। गॉन खुद को उस फाइट में बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। तभी एक लट्टू बड़ी जोर से गॉन के पीठ पर लगता है और वो रिंग से बाहर जाकर गिरता है। अब इस समय हमें पता चलता है कि गिडो के 6 पॉइंट्स हो चुके हैं और गॉन के सिर्फ 0, यानी कि गिडो ने अगर गॉन पर 2 और क्लियर हिट्स किए तो वो जीत जाएगा। रिंग के बाहर से ही गॉन नोटिस करता है कि एक लट्टू जो कि गलती से रिंग के बाहर आ गया था वो अब गॉन पे हमला नहीं कर रहा है, जबकि गॉन तो उसके सामने बिल्कुल है। फिर जाके समझ में आता है कि टॉप्स यानी कि लट्टू बस उस चीज़ पर हमला करते हैं जो कि उसके रास्ते में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपोनेंट्स के ऑरा को सेंस कर पाते हैं। रिंग के बाहर से ये सब नोटिस करने के बाद गॉन सीधे गिडो पर अटैक करने के लिए सोचता है और जंप करके गिडो की तरफ बढ़ रहा होता है, बट गॉन को अपनी तरफ आते हुए देखकर गिडो अपनी पोजीशन पर ही घूमने लगता है ताकि गॉन के अटैक से उसे ना लगे और अपने इस मूव को वो टॉर्नेडो टॉप करके बुलाता है। और जो कि गॉन गिडो पर अटैक करने के लिए कूद चुका था तो गिडो के ऊपर लैंड करता है और क्योंकि गिडो अपनी पोजीशन पर ही घूम रहा था तो हैंस गॉन उस पर कोई अटैक नहीं कर पाता है, बल्कि उसे खुद ही चोट लग जाती है और जाकर वो दूर जाके गिरता है। और इस अटैक को क्रिटिकल अटैक कहकर रेफरी गिडो को 3 पॉइंट्स देता है और इसी के साथ गिडो के 9 पॉइंट्स हो जाते हैं और गॉन के अभी भी 0 पॉइंट्स ही होते हैं। और इस बार गॉन और भी जल्दी से रिंग पे चढ़ता है और बिना कुछ सोचते हुए वो कुछ ऐसा करता है जिससे कीलू और विंग दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं। बेसिकली गॉन अपने 10 को बंद ही कर देता है। हाँ, तुम सही सोच रहे हो कि अब गॉन उस खतरनाक एनिमी के सामने बिल्कुल ही डिफेंसलेस खड़ा है। बट कुछ देर बाद ध्यान से देखने के बाद विंग बताता है कि गॉन ने सिर्फ 10 को रिलीज नहीं किया है, बल्कि उसने 10 को पूरी तरीके से रोक दिया है। यानी कि गॉन अननोइंगली या फिर को अनजाने में ज़ेत्सु यानी कि द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नैन का यूज़ कर रहा है। अभी जितने लोग भी ये सोच रहे हैं कि विंग ने तो ज़ेत्सु से सिखाया ही नहीं, तो फिर उसने उस चीज़ को कैसे सीख लिया? उसने इस चीज़ का पहले भी यूज़ किया था जब वो हिस्योका का पीछा कर रहा था और इस चीज़ को उसने अननोइंगली ही सीख लिया था। सो दैट्स हाउ इट इज़। ज़ेत्सु का यूज़ करने के बाद वो टॉप्स जो कि गॉन को इतनी सारी मुश्किलें दे रहे थे, अब गॉन आराम से डांस करते हुए उन्हें डॉज कर पाता है और गॉन की इस तरफ फाइट करते हुए देखकर किलुआ, विंग, इवन हिसोका सभी हैरान हो जाते हैं। बट ज़्यादा देर तक ये टिक नहीं पाता है और थोड़ी देर बाद एक लट्टू गॉन की तरफ बढ़ने लगता है
जिसको कि गॉन नोटिस कर लेता है। पर उसके अटैक से गॉन अपनी 3 हड्डियां टुड़वा लेता है माइनर फ्रैक्चर के साथ, और उसी के साथ ही फाइट से भी बाहर हो जाता है। अब हम लोग उसके रूम में उसे देख पाते हैं जहाँ कीलुआ भी उसी के साथ होता है, जो कि उसे बताता है कि डॉक्टर के हिसाब से उसे 4 महीने लगेंगे रिकवर करने में। थोड़ी देर बाद विंग गॉन के रूम में आता है और आते ही गॉन को एक थप्पड़ मारकर गॉन को उसके केयरलेस के लिए उसे डांटता है। विंग कीलुआ से पूछता है कि गॉन कब तक ठीक हो जाएगा। अब कीलुआ को पता तो होता है कि उसे 4 महीने लगेंगे, पर वो उसे 2 महीने ही बताता है। विंग अब गॉन को एक लिटिल फिंगर में एक प्रॉमिस थ्रेड बांधकर उसे प्रॉमिस लेता है कि वो अगले पूरे 2 महीने ना तो रन की प्रैक्टिस करेगा और ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा। वो कुछ करेगा तो सिर्फ रेस्ट करेगा और उसे जो भी आता है बस उसी पर ध्यान देगा। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और कीलुआ और विंग बाहर बैठे होते हैं। विंग कीलुआ से उन दोनों का ये आने का कारण पूछता है और कीलुआ बताता है कि उसका फिलहाल कोई स्पेशल मोटिव तो नहीं है, बट गॉन एक हिसोका नाम के बंदे को हराना चाहता है और इसीलिए वो दोनों अभी यहाँ खुद को ट्रेन करने के लिए आए हैं। आगे कीलुआ विंग को बताता है कि वो गॉन के पास वापस जा रहा है और जाके वो भी 10 की प्रैक्टिस करेगा और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो कुछ भी नया नहीं सीखेंगे। और ऐसा कहकर कीलुआ वहां से चला जाता है और गॉन के रूम में एंटर करते वो देख पाता है कि गॉन शांति से बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है और इसीलिए वो खुद भी उसके बगल में जाके 10 की प्रैक्टिस करने लगता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम कुरापिका को देख पाते हैं, जो कि एक लेडी के पास जॉब मांगने के लिए आया था, जो कि उसके हंटर होने के बावजूद उसे मना कर देती है क्योंकि कुरापिका ने अभी तक 10 नहीं सीखा होता है। और ये पता लगाने के लिए वो लेडी अपने ऑरा से एक शेप बनाती है और कुरापिका से पूछती है कि क्या उसे कुछ दिख रहा है और कुरापिका मना कर देता है। सो वो लेडी उसे उस जॉब के लिए रिजेक्ट कर देती है। कुरापिका उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है एंड रास्ते में एक स्ट्रेंज आदमी उसका हंटर लाइसेंस चुरा लेता है। आगे जाकर जब कुरापिका एक जंगल में पहुंच जाता है तब वो आदमी उसकी तरफ एक पत्थर मारता है। कुरापिका उस पत्थर को डॉज कर लेता है, बट वो पत्थर जहां पर जाके लगता है यानी कि उस ट्री पर, उस पत्थर से उस पेड़ का वो हिस्सा ही खत्म हो जाता है। कुरापिका अब शॉक में खड़ा हो जाता है और तभी वो आदमी बाहर आता है और उसे पूछता है कि तुमने उस पत्थर को डॉज कैसे किया। कुरापिका बोलता है कि वो उस पत्थर को देख नहीं सकता था, बट उसे उस पत्थर के आने का सेंस हो गया था। अब वो आदमी कुरापिका को उसका हंटर लाइसेंस दिखाता है जो कि उसने रास्ते में उससे चुरा लिया था। अब कुरापिका बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे उसका हंटर लाइसेंस वापस करने के लिए कहने लगता है और ये कहते हुए ही वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। आगे वो आदमी कुरापिका को डेयर करता है कि अगर तुम अपना हंटर लाइसेंस ले सकते हो तो ले लो, और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वैसे हमें फाइट तो दिखाई नहीं जाती, बट हम सीधा कंक्लूजन पा जाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि कुरापिका अब हार मान चुका होता है और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी होता है क्योंकि वो अपने लाइसेंस को वापस नहीं ले पाया। वो मिस्टीरियस आदमी कुरापिका को उसका लाइसेंस वापस कर देता है और कहता है कि असली एग्जाम की शुरुआत तो अब यहाँ से होगी। और इसी तरह से ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो कल आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ओके। एंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।